नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संसद चल रही है और उसके बिल्कुल पास में रविवार के दिन जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और वहां एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। इस घटना में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील और दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी हैं। अश्विनी भाजपा के सदस्य भी हैं। भारत जोड़ो के नाम पर रविवार को बुलाई गई सभा में भारत तोड़ने के नारे लगे। कानून के नाम पर उन मुद्दों पर बातें हुई जिनके बहाने अक्सर सांप्रदायिक बातें भी होती हैं। भारत जोड़ो आंदोलन की प्रवक्ता शिप्रा श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि 5000 लोग मौजूद थे। किसी कोने से 5-6 लोगों ने ऐसे नारे लगा दिए जिनसे हम खुद को अलग करते हैं। जबकि वहां कवर करने गए नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि 200-400 लोग नफरती नारे लगा रहे थे, मुसलमानों के बारे में हिंसक बातें कह रहे थे। इस देश के किसानों को जंतर मंतर पर संसद का आयोजन करने के लिए 200 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन हजारों लोगों को कैसे जमा होने दिया गया। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का कहना है कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, तब भी इतने लोग आए। राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद आ गए तो ट्रैक्टर कैसे आ गया, इसका मालिक कौन है, जिस ट्रक से आया उस ट्रक का मालिक कौन है, इसकी तक जांच हो गई। लेकिन किसी धर्म के खिलाफ दंगाई नारे लगाने वाले थोड़े थोड़े समय पर जमा होते गए और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ऐसी खबरों को देखते समय ना तो असुरक्षित महसूस कीजिए और ना उत्तेजित हुआ कीजिए। बस इसकी प्रक्रिया और क्रोनोलॉजी को जरूर समझिए। यहां जो कहा गया वो पहले भी कहा जा चुका है और आगे भी कहा जाएगा। सिर्फ कहने वालों के नाम और चेहरे बदलते जाएंगे। इन्हें नफरती नारे लगाने के लिए जमा होने का हौसला कहां से आता है, या किसी और मकसद के लिए हो रही सभा में ऐसे नारे लगाने का हौसला कहां से आता है, आप समझते हैं। यह दिल्ली की पहली ऐसी घटना नहीं है। जंतर मंतर की घटना से चंद दिन पहले 6 अगस्त को द्वारका में सैकड़ों लोग जमा हो गए कि उस इलाके में हज हाउस के निर्माण का विरोध करेंगे। ग्रामीण इलाके के रेजिडेंट वेलफेयर संगठनों के समूह ने बाकायदा अपने लेटर हेड पर आशंकाओं के बहाने सांप्रदायिक बातें लिखी और दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भेजने का दावा किया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा लेटर हेड पर लिखा है कि हज हाउस बनने से शाहीन बाग, जाफराबाद, कश्मीर के हालात पैदा हो जाएंगे और हिंदुओं का पलायन हो जाएगा। ऐसे लोग हवा से नहीं आते हैं, बल्कि हवा चलाकर तैयार किए जाते हैं। ये फ्रिंज नहीं है, इनकी संख्या हजारों में, लाखों में हो चुकी है। इसके विरोध में वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कई दूसरे संगठन भी आगे आए। पुलिस ने इसमें शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल थे। 6 अगस्त को उन्होंने ही तस्वीर ट्वीट की है कि वे प्रदर्शन में थे। इस ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को टैग भी किया है, जोड़ा है। यह दिल्ली की हालत है, जहालत नहीं, हालत कह रहा हूं। द्वारका में इन बातों को लेकर हजारों लोग, सैकड़ों लोग प्रदर्शन करने भी आ गए। देश में न जाने कितनी जगहों पर हज हाउस है, लेकिन वहां कभी कश्मीर जैसे हालात पैदा नहीं हुए, ना किसी को पलायन करना पड़ा। लेकिन इस तरह की धारणा के नाम पर अब हजारों की संख्या में लोग जमा होने लगे हैं। इसी दिल्ली में शाहीन बाग के समय गोली मार देने और करंट लगा देने के नारे लगाए गए। नारे लगाने वाले दोनों केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्री हैं, बार बार नाम बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जंतर मंतर पर जो बातें कही गईं, उन बातों का अगर राजनीतिक संरक्षण या वातावरण से संबंध नहीं होता तो ऐसे नारे लगाना आसान भी नहीं होता। दिल्ली से ही सटे और हरियाणा के पटौदी में जुलाई के महीने में एक महापंचायत बुलाई जाती है। वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नारे लगाए जाते हैं। उस सभा में हरियाणा के बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल मौजूद थे। हिंदू संगठनों द्वारा बुलाई गई इस पंचायत में सिवाय एक के किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। भड़काऊ भाषण देने वाले गोपाल को गिरफ्तार किया गया। गोपाल वही है जिसने जामिया में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई थी।
भड़काऊ भाषण देने के बाद गिरफ्तार हुआ गोपाल अब जमानत पर रिहा हो चुका है। यह उदाहरण इसलिए दिया कि आप देख सकें कि जंतर मंतर में जो बोला गया उसका सिर्फ जंतर मंतर से संबंध नहीं है। यह एक मानसिकता, राजनीति और विचारधारा का मसला है जिसके अब असंख्य चेहरे हो चुके हैं। अगर हम पूरे मामले को सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित करेंगे, अश्विनी उपाध्याय को ही उसका चेहरा बनाएंगे, तो बहुत से चेहरे आसानी से ओझल हो जाएंगे। वैसे अश्विनी उपाध्याय ने अपने भाषण में ऐसी कोई बात नहीं कही है। वे वकील हैं तो जाहिर है कानून समझते होंगे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं वो केवल नफरत और नारे समझते हैं। इसलिए बहुत आसानी से अश्विनी ने ऐसे नारे लगाने वालों से दूरी बना ली और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। ये और बात है कि खुद भी गिरफ्तार होने से नहीं बच सके। मैंने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसकी जांच कर ले। अगर ये वीडियो सही है तो इसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। मैं नहीं जानता इस वीडियो में कौन लोग हैं, मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी इनको देखा नहीं, न इनको वहां बुलाया, और जब तक मैं था वहां ये लोग दिखाई भी नहीं पड़े। उसके बाद हमारे जाने के बाद इस तरीके का वीडियो अगर बनता है तो ये मुझे लगता है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, और यदि वीडियो फेक है तो निश्चित रूप से हमें बदनाम करने और भारत जोड़ो आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले अश्विनी उपाध्याय ने अपना लिखित बयान जारी किया है। इसे पुलिस को भी भेजा है और मीडिया को भी। इस बयान को ध्यान से पढ़िए। इसमें अश्विनी कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, उस संगठन से भी खुद को अलग कर लेते हैं जो संगठन अश्विनी को अपना मार्गदर्शक मानता है और जिसके लिए अश्विनी अनेक बार ट्वीट करते हैं, जिसके पोस्टर पर सेव इंडिया फाउंडेशन का नाम और लिंक लिखा होता है, उस पर इनका भी चेहरा होता है। सेव इंडिया फाउंडेशन की वेबसाइट खोलते ही अश्विनी उपाध्याय की तस्वीर दिख जाती है। फाउंडेशन के पेज से मिले पोस्टर पर लिखा है 8 अगस्त को दिल्ली चलो। सेव इंडिया फाउंडेशन का एक और पोस्टर बरामद हुआ है जिसे 21 फरवरी को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है और इस पोस्टर में इसके संस्थापक प्रीत सिंह हैं। 8 अगस्त के इस पोस्टर में अश्विनी की तस्वीर के नीचे मार्गदर्शक लिखा है, यानी उन्हें फाउंडेशन का मार्गदर्शक बताया गया है। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह और अश्विनी उपाध्याय आमरण अनशन करेंगे। मार्गदर्शक ही कह रहा है कि संगठन से मेरा नाता नहीं। एक दूसरे को जाने बिना, कार्यक्रमों से सहमत हुए बिना कोई आमरण अनशन नहीं करता है। क्या अश्विनी उपाध्याय अब इस बात से भी मुकर जाएंगे कि सुनील अंबेडकर रामलाल को सेव इंडिया फाउंडेशन का पोस्टर टैग किया करते थे? अश्विनी इसके कार्यक्रम के बारे में प्रेस को मैसेज भी करते हैं और 7 अगस्त को अपना वीडियो भी जारी करते हैं। इसके अलावा भी कई पोस्टर और ट्वीट करते हैं। सभी पोस्टर उनके हैंडल से लिए गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर हम भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। भारत को जोड़ने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो घटिया अंग्रेजी कानून है। जो कानून यहां पे वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए बनाए गए थे, जो कानून लाला लाजपत राय और तिलक को लाठियों से पीटने के लिए बनाए गए थे, जो कानून भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाए गए थे, जो कानून जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाए गए थे, वो कानून आज भी चल रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म करके नए कानून बने। हम एक ऐसा नया कानून बनाए जो दुनिया का सबसे अच्छा कानून हो। इसी बात को लेके हम लोग कल जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहे हैं। आप भी आइएगा, हम आपका स्वागत करते हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन और अश्विनी उपाध्याय के मुद्दों में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों के मुद्दों और बीजेपी आरएसएस के मंच से उठाए जाने वाले मुद्दों में कई बिंदुओं पर समानता भी देखी जा सकती है। यही नहीं, सेव इंडिया फाउंडेशन और अश्विनी उपाध्याय अपनी हर दूसरी तीसरी ट्वीट प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और आरएसएस के नेताओं को जोड़ते हैं, टैग करते हैं। 11 फरवरी को अश्विनी उपाध्याय एक और ट्वीट करते हैं जिसे पढ़कर गृहमंत्री अमित शाह को थोड़ा ठीक ना लगे और कार्रवाई करने में मदद भी मिल सकती है। इस ट्वीट में अश्विनी उपाध्याय ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों ने तो 3 कानून नहीं मांगा था, लेकिन 5 कानून पूरा देश मांग रहा है।
समान शिक्षा कानून, समान संहिता कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसे सेव इंडिया हैशटैग के नाम से HMO इंडिया, अमित शाह, PMO इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग किया जाता है। यही वो सारे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी के नेता, RSS के नेता लगातार बोलते रहते हैं। धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण का कानून किस राजनीतिक दल के विषय हैं आप जानते हैं। संगठन से अश्विनी अलग हो सकते हैं मगर विचारधारा और मुद्दों से अलग नहीं कर पाएंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि वे खुद को आजाद भारत का बोस कहते हैं। आप सभी से निवेदन है और यह करना पड़ रहा है कि भावुक नहीं होइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही भावुक हो जाते हैं, उनके लौट आने की उम्मीद रखते हैं। मगर दर्शकों, बोस के नाम पर कोई और लौट आया है। ढैन 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 बैकग्राउंड म्यूजिक जरूरी है। आप जो भी देखेंगे अश्विनी जी के ट्विटर हैंडल से ही प्राप्त हुआ है। ये मेरी ही आंखों ने देखा है, सबसे पहले तो नहीं, मगर जब देखा तब मेरी आंखें ठीक थीं और ठीक पढ़ रही थीं। ये उपाध्याय नहीं, ये जोश है, आजाद भारत का बोस है। मैं ठिठका, गड्डी रोक के फिर देखा कि बोस आ गए, फिर जोश आ गया। आई एम क्राइंग स्वीट हार्ट्स, कांट यू सी माई टीयर्स। अश्विनी उपाध्याय खुद को बोस कहते हैं और अभी तक प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जेल में मिलने नहीं गए। आजाद भारत के बोस से मिलने अगर बॉस नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। यह कैसा आजाद भारत है जिसमें बोस अरेस्टेड है? क्या इस आजाद भारत में कोई भी पटेल 3.0 नहीं है जो इस बोस को जेल से आजाद करा सके? इस बोस ने उस बोस की कॉपी ही नहीं की, बल्कि उनके मशहूर स्लोगन की भी कॉपी कर ली है। वो बोस आजादी दिलाने के लिए खून मांगते थे। अश्विनी वाले बोस एक सप्ताह मांग रहे हैं। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। अगर ये देखकर आपके मन में रेस्पेक्ट नहीं आया तो फिर मेरी बात का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि यह बात बीजेपी और RSS के नेताओं को गलत लगेगी कि कोई खुद को सुभाष चंद्र बोस होने का दावा कर रहा है। आखिर स्कूलों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चे गांधी और बोस तो बनते ही हैं। हाँ, अगर कोई दावा करता कि वह आजाद भारत का नेहरू है, तब किसी को गलत लग सकता था कि इतनी मेहनत की गई नेहरू को मुसलमान बताने की, और अब अश्विनी कह रहे हैं कि आजाद भारत के नेहरू हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? मगर हम जिस बोस को जानते हैं वे इरादे के पक्के थे, लेकिन इस बोस ने एक पुलिस केस होते ही कह दिया वे सेव इंडिया फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, जबकि कितने गहरे संबंध हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि कोई संबंध नहीं। जब बोस बन ही गए तो घबरा क्यों रहे हैं? वैसे भी UAPA नहीं लगने की गारंटी है। UAPA तो किसी और के लिए रिजर्व है। रविवार के ही दिन खबर इंडिया नाम के एक चैनल ने सेव इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह और पिंकी का इंटरव्यू किया है, जो इस संगठन के फेसबुक पेज पर अभी भी मौजूद है। जब तक हमने देखा, इन दोनों में एक भैया कहलाते हैं, एक भाई कहलाते हैं। आज भी हमने इनके फेसबुक पर यह इंटरव्यू देखा है जिसमें दोनों भड़काऊ बातें कर रहे हैं। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? वही सब बातें कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, धर्म स्थलों के बारे में अनाप शनाप बातें कही गई हैं। कह रहे हैं कि सरकार किसी के भी रहे मुसलमानों को नहीं उठने देंगे। कुछ हफ्ते पहले संघ के मोहन भागवत ने कहा था कि जो हिंदू कहता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए वो हिंदू नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कौन हिंदू ऐसा कहता है, और जो कहता है वो हिंदू किसकी पार्टी के लिए काम करता है। इसका जवाब जंतर मंतर पर नारे लगाने वालों से मिल सकता है। भागवत को उनसे मिलना चाहिए। यहां आए लोगों को क्या भागवत कह सकते हैं कि ये हिंदू नहीं है जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बातें कर रहे हैं? जिस आंदोलन में नफरती बातें हों उस आंदोलन को भारत जोड़ो आंदोलन कहा जाने लगा है। आजादी की लड़ाई से जुड़े खूबसूरत पहलुओं को इन्हीं सब मकसदों से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। अपना कोई आंदोलन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, आंदोलन का अपना नाम तक नहीं है, लेकिन आजादी से जुड़े आंदोलनों के नारों पर अपना नारा जरूर बिठाना है और उसके पीछे कुछ और करना है।
26 जुलाई के मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक भारत जोड़ो आंदोलन की बात कही थी। आजाद भारत के बोस अश्विनी उपाध्याय का भारत जोड़ो आंदोलन अलग है निश्चित रूप से, लेकिन नाम तो मिलता जुलता लगता ही है। साथियों, बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। सांप्रदायिकता भारत छोड़ो का नारा चलना चाहिए। देश में कितने बेरोजगार हैं, कितने गरीब हैं, इसके बारे में सरकार आधिकारिक आंकड़े नहीं देती है, लेकिन धर्म के नाम पर आबादी की संख्या सबको बताई जाती है और इस तरह की राजनीति को हर समय हवा दी जाती रहती है। मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे धारा 144 पे गई है। भारत को जरूरत है ऐसे भारत जोड़ो आंदोलन की, जिसके लिए ये नौजवान सांप्रदायिक बातों के विरोध में जंतर मंतर गए, लेकिन वहां पर पुलिस की भारी मौजूदगी थी और जो भी पहुंचा उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। काश पुलिस रविवार के दिन भी यही करती। असली भारत जोड़ो आंदोलन इन नौजवानों का है, जिसमें लोग नफरती नारों के खिलाफ जमा होने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर पर जब से भड़काऊ नारे लगे हैं, इसके खिलाफ कई नौजवानों ने, कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये लोग ऐसे नारों का विरोध करने गए जिनसे समाज में दूरियां पैदा होती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट विमेन लॉयर्स फोरम ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है कि नफरती नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह रैली मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए की गई थी। फोरम ने अपने उदाहरण में रेडियो रवांडा का जिक्र किया है। आप सभी दर्शक प्लीज इसके बारे में पढ़िए और हिंदुस्तान की तकदीर के बारे में सोचिए। रेडियो का एंकर आज के टीवी एंकर की तरह चिल्ला रहा था रवांडा में एक खास तबके के लोगों के खिलाफ, वहां की जनता को उकसा रहा था, जिसके बाद अल्पसंख्यक समाज के लाखों लोग मार दिए गए। उनके लिए बोलने वालों को मार दिया गया। इस पूरी घटना को रेडियो रवांडा के नाम से जाना जाता है। 1994 में 100 दिनों के भीतर रवांडा में 8 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया गया। हत्यारों की भीड़ ने एक रेडियो स्टेशन बना लिया था, RTLM। उससे और वहां के अखबारों में नफरती बातें छापी गईं, फैलाई गईं। यहां तक लिखा जाता था कि ये तिलचट्टे हैं, इन्हें देश से निकाल दिया जाना चाहिए। जिनके नाम लिए जाते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। दिल्ली विमेन लॉयर्स फोरम एक संस्था है जो बिल्कुल एपॉलिटिकल है और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के साथ खड़ी है, क्योंकि हम सब विमेन लॉयर्स इसके साथ हैं। ये जो हमने स्टेटमेंट निकाली है इस इंसिडेंट के बारे में, जहां रैली में एक कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगे, वो हम समझते हैं कि भारत की यूनिटी के खिलाफ है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज उन सब लोगों के साथ रहे जो इन चीजों के खिलाफ हैं, कम्युनल प्रोपेगेंडा के खिलाफ हैं, सोसाइटी को तोड़ने के खिलाफ हैं। हमें खुशी है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है, बट हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है ये कहीं उठा के साथ में रखी ना जाए और केस को दबाया ना जाए। और हम ये होप करते हैं कि लॉ जो है वो अपना कोर्स लेगा, पनिशमेंट देगा। इसलिए जब न्यूज चैनल, गोदी मीडिया और अखबार नफरती बातें फैलाएं, बहस करें तो सतर्क रहिए। इसमें किसी का हित नहीं है। नहीं जम रही है फिर जय श्री राम बोल दे ये बात। या तो इससे बाहर जाओ देश से, नहीं तो रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। बोल दे ये बात। सुनोगे ही नहीं, बोल दे, सुनोगे ही नहीं।
मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बोलिए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। इनका रिकॉर्ड कर, मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को ये सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? हाँ बिल्कुल गलत हो आप। रविवार को जंतर मंतर पर एक और घटना हुई थी। धार्मिक उन्माद की चपेट में नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम भी आ गए। अनमोल प्रीतम को मजबूर किया गया कि जय श्री राम का नारा लगाओ। अनमोल ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा दिए, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। आप इंटरनेट सर्च कीजिए, इस नारे को बुलवाने के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अनमोल प्रीतम ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि जब वो जंतर मंतर पर कवर करने गए तब वहां बड़ी संख्या में लोग नफरती नारे लगा रहे थे, एक दो नहीं बल्कि 200-400। पत्रकार अनमोल प्रीतम ने वायर की आरफा खानम को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि जिंदगी और मौत दांव पर थी। उन्होंने फैसला किया कि शरीर पर चोट आएगी तो 2-4 महीने जख्म रहेंगे, लेकिन इनके दबाव में बोला तो उसका जख्म जिंदगी भर रहेगा। नेशनल दस्तक के अनमोल प्रीतम ने जय श्री राम बोलने से इनकार कर दिया। अनमोल प्रीतम का तर्क है कि जब उन्हें लगेगा तो जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन जब राजनीतिक दबाव डाला जाएगा तो उन्हें क्यों बोलना चाहिए। उन लोगों ने मुझसे कहा, एक व्यक्ति आया और उसने मेरे कंधे पे यहाँ पे ऐसे हाथ रखा और उसने मुझे घूरा और जिस टोन में, एक डरावने टोन में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। तो देन उस मोमेंट पे मुझे लगा कि अब शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब शायद लोग मुझे मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। और तब मुझे ये चुनना था कि क्या मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कर देना चाहिए जो ये लोग करते हैं, या फिर मुझे अपनी स्वतंत्रता, अपने बोलने की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। उस मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ और ये लोग मुझ पे हमला भी कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मार देंगे, मुझे पीट देंगे, मेरी कुछ हड्डियाँ तोड़ देंगे, जो साल भर में या 6 महीने में या 2 साल में कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा, जो शरीर पे मेरे चोट आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ तो फिर जो चोट मेरी ज़मीर पर आएगा, जो चोट मेरी आत्मा पर आएगा, वो चोट शायद मैं पूरी लाइफ उसको कभी रिकवर ना कर सकूं उस चोट से। और शायद हर रात मैं जब सोने जाऊं तो मुझे ये चीज़ परेशान करे कि मैंने भीड़ के सामने, कुछ ऐसे दंगाई मानसिकता वाले लोगों के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। तो ये चीज़ मुझे कभी सोने नहीं दी थी, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने बोलने की आज़ादी के लिए मैंने ये फ़ैसला लिया। और मैंने कहा कि अगर मेरा मन होगा तो मैं बोलूँगा, लेकिन अगर आप इतने सारे लोग मुझे घेर कर ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अश्विनी उपाध्याय के साथ साथ विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत, क्रांति, प्रीत सिंह गिरफ्तार हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। दिल्ली पुलिस को जो पत्र लिखा है उसे ध्यान से पढ़िएगा। वे अपनी सफाई भी देते हैं और खुद को उस धारा की राजनीति के साथ भी दिखाते हैं जिसे गोदी मीडिया के कार्यक्रमों, बहसों में तर्क जुटाने में मदद मिलती है। देखिए, जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया उन्होंने। देश की राजधानी है दिल्ली। जब से वो गृह मंत्री बने, कभी वकीलों पे हमला होता है, कभी दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो जाते हैं, गैंग वॉर होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। निर्भया कांड 2 हुआ, आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। मुझे लगता है कि आज कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की अगुवाई में कर रही है। उनके ही लोग इस प्रकार के भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। दिल्ली में जो रहने वाले शहरी हैं, आप सोचिए उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा इन घटनाओं का। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, 6 गिरफ्तारियां इस मामले में की गई है। क्या आप संतुष्ट हैं जिन मामलों जो मामले? देखिए, ये कार्रवाई की रस्म अदायगी होती है, सवाल तो विचारधारा का है ना। एक ऐसी पार्टी इस वक्त सत्ता में है जो नफरत की विचारधारा पे काम करती है।
उसके लिए लोगों का तरक्की मायने नहीं रखता, लोगों का विकास मायने नहीं रखता, रोजगार मायने नहीं रखता, कोरोना मायने नहीं रखता। उनको खाली नफरत फैलाना है 24 घंटे। जंतर मंतर को आप नजरअंदाज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पटौदी की महापंचायत को नजरअंदाज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। द्वारिका में हज हाउस के विरोध में जो बातें कही गईं पत्र में लिखकर आप उसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस अंदाज के कारण नजर ही ना चली जाए, सोचने समझने की शक्ति ना खत्म हो जाए। ब्रेक ले लीजिए, काफी कुछ ब्रेक हो चुका है। सोमवार के प्राइम टाइम में रवीश रंजन की यह रिपोर्ट थी कि रामपुर में गेहूं की सरकारी खरीद में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले धान की खरीद में भी ऐसा हो चुका है। यहां तक कि रामपुर की पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जया प्रदा के नर्सिंग कॉलेज की जमीन को दिखाकर 55 क्विंटल धान एमएसपी पर बेच दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रामपुर में धान की सरकारी खरीद में भी धांधली की कई शिकायतें हैं। रामपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर मड़ैयान उदयराज गांव में ये रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा का नर्सिंग कॉलेज है। लेकिन कॉलेज की जमीन पर महबूब किसान के नाम से करीब 1 लाख रुपए के धान की एमएसपी खरीद दिखा दी गई। खाता संख्या 35 की अब हम इस ज़मीन पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जयाप्रदा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। ये जो पूरा कॉलेज है ये 26 बीघे में पूरा कॉलेज फैला हुआ है और यहाँ पर खेती लायक कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर कोई ज़मीन छूटी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का लॉन है और थोड़ी सी ज़मीन अंदर है। कॉलेज के प्रिंसिपल से जब हम मिले तो वो भी हैरान थे कि कॉलेज की जमीन पर महबूब नाम के किसान का खेत दिखाया गया है। कॉलेज प्रशासन ने एक शिकायत भी पुलिस को दी है। कॉलेज प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज प्रशासन मीडिया से अब बात करने से कतरा रहा है। मेरे साथ में हमारे जो सहयोगी हैं रामपुर के वो हैं। तमकीन सर, ये बताइए कि अभी हम लोगों की बातचीत हुई कॉलेज प्रशासन से, तो कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इन्होंने एक शिकायत की है। अभी तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? 10 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ कॉलेज कायम हुए हुए और ये अकृषि घोषित की जा चुकी है। इस ज़मीन इसमें जो प्रशासन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ कृषि कार्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद चारों तरफ बाउंड्री है, कोई अंदर आ नहीं सकता है बिना इजाज़त के। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये दर्शाया गया कि इस जगह पे धान बोए गए और उस धान को एमएसपी प्राइस पर एक महबूब नाम के किसान के नाम से जो है सप्लाई किया गया और उसका पैसा एमएसपी का उसको उसके खाते में गया। हमने जब महबूब नाम के किसान से संपर्क करने की कोशिश की तो बीमार होने की बात कहकर उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया। लेकिन हमें पता चला कि महबूब के पास महज 10 बीघा जमीन है, लेकिन उसके नाम पर अलग अलग खरीद केंद्रों पर फर्जी खतौनी लगाकर 3,56,000 रुपए का धान बेच दिया गया। रामपुर में इसी तरह बने कई घरों और बागों की खतौनी लगाकर धान बेचा गया। सरकारी खरीद केंद्र में धांधली की शिकायत हसीब खान ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर की है। रजिस्ट्री करिए सारी शिकायतों की कि मेरे पास प्रूफ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाला रामपुर जिले में, मतलब यूपी में ये दिखाते हैं रामपुर जिले सबसे फर्स्ट रहता है खरीद में। मैं कहता हूँ रामपुर जिला सबसे घटिया और ठड़ रहता है। इतनी कहीं जगह कहीं है ही नहीं जितनी यहाँ 2 नंबर का काम होता है। सबसे ज़्यादा माफिया जनपद रामपुर में है, कहीं है ही नहीं। मतलब बिहार से ये लाएँ, हरदोई से ये लाएँ, सहारनपुर से ये लाएँ, इनके बहुत बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। चारों तरफ से धान आता है। यहाँ के फर्जी तरीके से किसानों के अपने यार दोस्तों के अपने लेकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फर्जी ज़मीन दिखा दी, मतलब रोड की ज़मीन दिखा दी, जयप्रदा का वो दिखा दिया, बंजर दिखा दिया, और नहीम भाई हैं बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ के, उनका बाग दिखा दिया। धान खरीद को लेकर इस बार उत्तर प्रदेश में खूब होर्डिंग्स लगे कि पिछले साल जहां 3 लाख किसानों से धान की खरीद हुई थी, वहीं इस साल बढ़कर 6,96,000 किसानों से करीब 37 लाख टन धान खरीदा गया। लेकिन खरीद केंद्रों पर इस तरह की धांधली दिखाती है
कि जांच का दायरा अगर बढ़े तो और भी कई गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। रामपुर में तमकीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। फिल्मों की शूटिंग शुरू है तो रंगमंच से क्या दुश्मनी? मुंबई महाराष्ट्र के थिएटर आर्टिस्ट, लाइव परफॉर्मिंग कलाकार धरना प्रदर्शन के जरिए ये सवाल पूछ रहे हैं। थिएटर बंद होने से हजारों कलाकार बेरोजगार हैं, कईयों ने पेशे बदल लिए, सब्जी बेचनी शुरू कर दी है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी बन गए हैं। रंगमंच के कलाकार मुंबई की सड़कों पर करीब 1.5 साल से बदहाली में जी रहे हैं। कहते हैं भीख नहीं मांग रहे, बस थिएटर खोल दिए जाएं। बीते 1 महीने से रह रहकर कभी दादर तो कभी सीएसटी पर धरना दे रहे हैं। पूछते हैं कि फिल्मों की शूटिंग शुरू है तो रंगमंच से क्या दुश्मनी? 1.5 साल से हमारा काम बंद है। जो लोक कला बनते छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको परफॉर्म करने की मुबाह नहीं है, तो खाएंगे क्या? इसके इसीलिए हम सरकार को बोल रहे हैं कि आप लोकल शुरू कर रहे हैं, बस शुरू कर रहे हैं, मॉल शुरू कर रहे हैं, थिएटर शुरू करो, हमारे परफॉर्मेंस शुरू करो, हमें मदद की भी जरूरत नहीं है। शूटिंग वगैरह चालू है तो हमारे शोज भी चालू किए जाए। लास्ट 2.5 ईयर से हम लोग हैं ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं। हमारे ग्रुप के अभी तक 4 से 5 जन में आत्महत्या की हुई है और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है, साड़ी पहन के रास्ते पे लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसी भी हालत पैदा हुई है। फिल्मिस्तान वाले राज्य महाराष्ट्र में गायक, संगीतकार, डांसर, एक्टर ऐसे हजारों लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बीते 1.5 वर्षों से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। कईयों ने पेशा बदल दिया पर आर्थिक मुश्किलें बरकरार हैं। मुंबई के अलावा कोल्हापुर, नागपुर में भी आर्टिस्टों ने धरना दिया। आज 17 महीना हो गया, 17 महीने से हमारे सब प्रोग्राम बंद है, हमारा स्टेज बंद है, हम ना ओपन में शो कर सकते हैं ना स्टेज में शो कर सकते हैं। आज जिस दिन हम लोग शो करते हैं उसी दिन हमको पैसा मिलता है, उस पैसे पे हमारा घर चलता है। आज तक हमारे 20 से ज़्यादा लोगों ने, कलाकारों ने आत्महत्या कर ली है। आज तक हमारे बहुत से कलाकार हार्ट अटैक से और बीमार पकड़ के मर गए। आज हमारी हालत ऐसी है कि आज बहुत से परिवारों के, कलाकारों के परिवार के घर में खाने को अनाज नहीं है, ना दाना है ना पानी है। 2 साल से हम लोग घर पे बैठे हुए। वाइफ मेरी भी वड़ा पाव का बिजनेस, उसका वड़ा पाव का उसने स्टॉल डाल के अभी हमारा घर कैसा चल रहा है। लेकिन इतनी बुरी हालत हम कलाकारों की कभी भी आई नहीं थी अभी। लेकिन 2 साल से हम लोग बहुत बेरोजगार हो गए। वेजिटेबल्स का बिजनेस किया, किसी ने मच्छी का बिजनेस किया। बहुत सारे लोग तो हमारे यहाँ पर जो जेंट्स आर्टिस्ट है, कितने सारे लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया है, जो मतलब मैंने खुद 1-1.5 महीना वो जॉब किया था। मतलब हमारी वजह से गर्दी होती है ना, भीड़ होती है, तो फिर वही भीड़ जमा करने के लिए एक ऐसा टाइम था 2 साल पहले कि हम कलाकार चाहिए थे, और आज हमारी वजह से भीड़ हो रही है, इसके लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही। ये सबसे गंदी बात है। महाराष्ट्र में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स थिएटर बंद हैं, लेकिन फिल्मों और टीवी की शूटिंग जारी है। ऐसे में रोज की कमाई पर निर्भर थिएटर और लाइव परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी पाबंदियों से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।